न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में हमें क्या बताया उसने कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो सा होता है, इसमें हमें पता है कि हमें एटॉमिक मास का फार्मूला तो पता है ना, एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हो गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के ज़रिए साइंसदान जो उनसे थे वो एटॉमिक मास नहीं निकाल पा रहे थे, यानी कि एक एटम का पूरा मास नहीं निकाल पा रहे थे, यानी कि कुछ तो गड़बड़ उन्हें लग रही थी। एटॉमिक मास के फार्मूले में एटॉमिक प्रोटॉन आ रहा है और न्यूट्रॉन आ रहा है। चूँकि साइंसदान क्या कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इस्तेमाल कर रहे थे प्रोटॉन एटॉमिक मास निकालने के लिए। किसका? एटम का। एटम का पूरा मास निकालने के लिए वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो उस वक्त दरियाफ्त हो चुके थे उसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे एटॉमिक मास फाइंड करने में। तो फिर क्या हुआ, तो फिर उसके बाद कुछ आगे ठीक ना कामयाब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का जमा ही होता है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों को जमा को ही एटॉमिक मास कहते हैं ना, ठीक है ना, हमें पता है। अब उसके बाद 1920 आया जिसमें एटम जो थे वो पार्टिकल थे, यानी कि 1920 में पता चला कि जो उनसे एटम का मास है वो मास इज इक्वल टू प्रोटॉन मास, ठीक है ना, यानी कि जो उनसे पार्टिकल का मास है ना, 1920 में पता चला कि एटम में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं, कुछ दूसरे पार्टिकल्स भी हैं, कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अलावा कुछ दूसरे पार्टिकल्स भी हैं कि जिनका मास जो उनसा है कि जिन पार्टिकल्स का मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन का उन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन का नाम दे दिया, बस। फिर उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स आए। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं सर अल्फ़ा पार्टिकल्स किसे कहते हैं ये बताएं सबसे पहले। अल्फ़ा पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, हीलियम, नियॉन, बस आपने ये याद रखना है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स उनसे होते हैं, वो हीलियम को याद रख लो, ठीक है ना, हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है। और ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट कि जो पेनिट्रेट करता है, जल्दी से गुजरता है हर चीज़ों में से, ठीक है ना, जल्दी में से गुजरता है। अल्फ़ा पार्टिकल को रोकने के लिए मैं आपकी ये वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अल्फ़ा पार्टिकल को अगर रोकना है ना तो उसको पीस ऑफ पेपर के ज़रिए रोक सकते हैं। बीटा पार्टिकल्स को रोकने के लिए एलुमिनियम फॉयल चाहिए, ना कि पीस ऑफ पेपर। गीमा पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट करते हैं, उसके लिए ना ही एलुमिनियम फॉयल लगेगी ना ही पीस ऑफ पेपर, वो इन दोनों में से गुजर जाएगा। उसके लिए कॉन्क्रीट चाहिए मोटी, और लेड चाहिए, ये भी मोटा होता है, कॉन्क्रीट और लेड, इन दोनों की ज़रूरत है गीमा पार्टिकल्स को रोकने के लिए। ये हाईली अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, अनस्टेबल होते हैं, यानी कि इनके बैलेंस शेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है ना, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जल्दी से रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, इसलिए इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके, समझ आ गई। अल्फ़ा, बीटा, गीमा रेज, ये मैंने आपको आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम है। जब आप हीलियम को बेरिलियम पर बुछाड़ करते हो, बुछाड़ किसे कहते हैं, बुछाड़ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, एक लफ्ज़ है हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, ठीक है ना, यानी कि हीलियम की बेरिलियम पर जब आप बुछाड़ करते हो ना तो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस खारिज होती हैं, यानी कि तेज़ रफ्तार रेडिएशंस खारिज होती हैं, तेज़ रफ्तार रेडिएशंस का मतलब क्या है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, ठीक है, समझ आ गई आपको, ठीक है, समझ आ गई बेटा। जब हीलियम की बौछार करते हैं बेरिलियम पर, तो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स तेज़ी से सफ़र करने वाले जो उनसे रेडिएशंस हैं, तेज़ी से गुजरने वाली रेडिएशंस हैं, वो खारिज होती हैं, बेरिलियम प्लस हीलियम, ठीक है ना, बौछार की। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, कार्बन है, ठीक है ना, बेरिलियम, हीलियम, बेरिलियम ये आपने याद करना है 9 4, ठीक है, हीलियम 2 4,
ओके, समझ आ गई। ये ऊपर क्या है, ये नीचे एटॉमिक नंबर है, नीचे एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ऊपर एटॉमिक मास है, ये याद रखना है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 है, प्रोटॉन 0 है इस पर, जबकि एटॉमिक मास 1 है। समझ आ गई। जब बेरिलियम की हीलियम पर बुछाड़ करते हैं तो क्या होता है कि एटॉमिक नंबर ऐड आप इसमें ऐड हो जाएंगे, 4 5 6 बन जाएगा, जबकि यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। ओके, कार्बन में 6 प्रोटॉन्स और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ आ गई आपको, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ये बस आपने ये रिएक्शन याद करना है और फिर उसके बाद आगे करना है कि न्यूट्रॉन जौन सा होता है ना, ये न्यूट्रॉन जौन सा होता है, ये वाला न्यूट्रॉन जौन सा, ये जौन सा इस रिएक्शन के बाद हमें हासिल हुआ है ना, वो ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है ना। न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, यानी कि तेज़ी से सफ़र करने वाले पार्टिकल, हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, ठीक है, तेज़ी से सफ़र करते हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, ठीक है ना। मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन, यानी कि मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो सा होता है ये मैस ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ओके, अब हमें पता चल गया है जी। अब जब ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आ गया है ना, फिर उसके बाद ठीक है, साइंसदानों को पता चला है कि भाई यहाँ पर Z+E नहीं आना, Z+N आना है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ एटम। कुछ भी नहीं था ये हलवा था। अब आगे ये भी हलवा ही है। एवोगैड्रोज नंबर, ये रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है, ठीक है ना। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में, ठीक है ना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ऐसे हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है एंड इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट, यानी कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अपने आप को एक एटम में एग्जिस्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। यानी कि हाउ टू एग्जिस्ट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन वन एटम, इसको जानने के लिए हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का तजर्बा किया। फिर उसके बाद इसमें हमने बम्बार्डमेंट बौछाड़ की अल्फ़ा पार्टिकल्स, हीलियम की अल्फ़ा पार्टिकल्स की, किस पर, इस पर थिक गोल्ड फॉइल पर, किस पर, थिक गोल्ड फॉइल पर, किस पर की, थिक गोल्ड फॉइल, गोल्ड AU इसका क्या होता है, इसका सिंबल होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट AU। हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स की, हीलियम की थिक गोल्ड फॉइल के जिसकी जोन सी चौड़ाई है, ठीक है ना, सफ़ा की चौड़ाई नहीं होती, इसी तरह इसकी भी चौड़ाई जोन सी थी वो ये 0.0004 सेंटीमीटर, ये थी थिक गोल्ड फॉइल। इस पर हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछाड़ की। अब उसके बाद हमने बौछाड़ कर दी, ठीक है। अब उसके बाद हमें अल्फ़ा पार्टिकल जोन से थे वो खारिज कर रहे थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट कर रहे थे, खारिज कर रहे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा गीमा, ठीक है ना, ये अल्फ़ा बीटा गीमा। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो से थे वो 2 थे, एक था ये क्या नाम है, रेडियम, और एक था पोलोनियम। ये दोनों हैं रेडियम और पोलोनियम, ठीक है। हमने रेडियम और पोलोनियम 2 जोन से थे वो हमने ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। जब हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछाड़ की 0.0004 मिलीमीटर गोल्ड फॉइल पर, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स ने पोलोनियम और रेडियम दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, खारिज किए, ये भी ठीक है। और फिर उसके बाद ये अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें आप, ये मॉडल देख लें आप कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जो अनडिफ्लेक्टेड थे, यानी कि जो डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, जो अनडिफ्लेक्टेड, जो ये गोल्ड फॉइल में से आसानी से गुजर गए थे। जबकि कुछ सम अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड रिपेल्ड बैक, और सम अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड इन वेरी लार्ज एंगल्स, ठीक है। ये इसकी ऑब्जर्वेशन में हमने क्या ऑब्ज़र्व किया था कि सम अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि अनडिफ्लेक्टेड रेज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स जो से थे हीलियम के,
वो ज़्यादा से ज़्यादा थे। अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स जो थे डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा थे। और फ्यू रिपेल्ड बैक, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो रिपेल्ड बैक हुए थे, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे कि जिनकी डिफ्लेक्शन का एंगल बहुत ज़्यादा था। बस कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से प्लम पुडिंग मॉडल जो सा था उसने जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है ना, वो भी गलत साबित हो गया। कि प्लम पुडिंग मॉडल में उसने कहा था जी एक एटम है, एटम पर प्रोटॉन है, ठीक है ना, प्रोटॉन चार्ज है पूरे एटम पर। उसने कहा था पूरी एटम की सरफेस पर प्रोटॉन चार्ज है, जबकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है जड़े हुए। अब जब पूरी एटम की सरफेस पर ही प्रोटॉन का चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये अल्फ़ा पार्टिकल पे तो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो इसे चाहिए था कि ये एटम को पार ना करते, ये गोल्ड फॉइल को पार ना करते, बल्कि ये गोल्ड फॉइल से टकरा के सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स बैक हो जाते हैं। चूँकि ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि प्लम पुडिंग मॉडल इज़ रॉन्ग, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद ये हमारा आ गया रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना। अब पार्ट 1 था ये, ठीक है, अभी बहुत कुछ रहता है, इसका रिज़ल्ट भी रहते हैं, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल का पता चल गया क्यों रॉन्ग हुआ है, क्योंकि वो कह रहा था कि एटम के जौन सी वॉल्स है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जब ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो ठीक है ना, अल्फ़ा पार्टिकल्स को चाहिए था कि वो गोल्ड फॉइल से सिर्फ टकराती और फ़ौरन ही डिफ्लेक्ट बैक, यानी कि टोटली डिफ्लेक्ट बैक हो जाती, जैसे ये हुई है ना, डिफ्लेक्ट बैक, रिपेल्ड बैक, ठीक है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही एंगल सारी अल्फ़ा पार्टिकल्स का होता। तब हम समझ जाते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल ठीक है ना सही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर ठीक है ना, अब इससे ज़ाहिर होता है कि कुछ ठीक है ना, बहुत सी जगह है एटम के अंदर के ठीक है ना, बहुत सी ऐसी जगह है कि एटम के अंदर, ठीक है, जहाँ से अल्फ़ा रेज आसानी से गुज़र सकती हैं। बस ये कुछ भी नहीं है, आसान है, ये हलवा है, ये हलवा। प्लम पुडिंग मॉडल इज़ रॉन्ग, ठीक है, समझ आ गई आपको।